तो गाइस वेलकम टू दी वंडर बॉयज़, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज लेके आए एक और नई वीडियो एंड इट्स बीन अ वाइल सिंस मैंने यज़दी रोडस्टर की कोई वीडियो बनाई है। आज इसका प्रॉपर एक आप कह सकते हो ओनरशिप वीडियो बनेगी। ये इसको ऑलमोस्ट 3 महीने हो चुके हैं ओनरशिप रिव्यू एंड वाई आई चूज़ यज़दी रोडस्टर ओवर रॉयल इनफील्ड। ये भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि मैंने रॉयल इनफील्ड के बदले ये क्यों चुनी। मेरी फर्स्ट चॉइस वैसे रॉयल इनफील्ड थी, उसकी हंटर 350 जो भी 350 सीरीज़ में आती है उसकी क्लासिक 350 बुलेट 350। तो गाइस पहला पॉइंट मैं रखना चाहूँगा कि पहले मैंने ये चुनी क्यों, ठीक है। उसके बाद ओनरशिप रिव्यू भी वीडियो में आगे बताएंगे क्या प्रोस कौन से, वो मैं बता दूँगा आपको जो भी एक्सपीरियंस है। फर्स्ट सर्विस इसकी हो चुकी है, 3 महीने इसको होने वाले। तो पहली चीज़ तो ये, मैं और मेरे फ्रेंड्स गए थे पहले रॉयल इनफील्ड। हमारा पहला प्लान था हंटर 350 लेने का। तो जब वो मैंने सामने से देखा हंटर 350, उसका साइज़ थोड़ा कॉम्पैक्ट लगा और उसके जो वेरिएंट्स थे हमें पसंद नहीं आए। मुझे एक टोक्यो ब्लैक उसका वेरिएंट पसंद आया था, वो अवेलेबल नहीं था। उसके अलावा रॉयल इनफील्ड की उस टाइम पे जो इश्यूज़ थे, मुझे पता नहीं ये इशू अभी भी सॉल्व हुआ है कि नहीं। वो है उसके किसी भी बाइक में गेयर इंडिकेटर नहीं थे उस टाइम पे, ठीक है। दूसरी चीज़ उसमें बहुत से जैसे बुलेट 350 हो गई या क्लासिक 350 हो गई, उसमें ना स्लिपर असिस्ट क्लच है ना आपका डुअल चैनल ABS मिलेगा। वो टॉप वेरिएंट्स में भी मुश्किल से मिलता है, ठीक है। उसका आई थिंक क्लासिक 350 का जो बेस वेरिएंट था उस टाइम पे 2,08,000 का था। उसमें पीछे ड्रम ब्रेक दे रखे थे, कोई ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं, कोई डुअल चैनल ABS नहीं, पीछे ड्रम ब्रेक। तो मुझे वैल्यू फॉर मनी नहीं लगा इतना, तो हमने ट्राई किया, ऐसा नहीं है। उसके बाद हम गए, ये बगल में था इसका भी शोरूम जावा यज़दी। तो उसके बाद हम यहाँ गए, तो यहाँ हमें बाइक देख के पसंद आ गई सबको। हमने इसको चलाया भी, चलाने में भी हमें उन बाइक से ज़्यादा बढ़िया लगा। द रीज़न इज़ कि इसका जो कैरेक्टर इस बाइक का वो थोड़ा अलग है। रॉयल इनफील्ड थोड़ी रिफाइंड है, क्रूज़र टाइप है, वो लो स्पीड में आप इंजॉय करने के लिए वो बाइक नो डाउट सही है। ये बाइक रोडस्टर क्रूज़र स्टाइल में एक आप कह सकते हो इसके अंदर स्पोर्टी इंजन है। ये बहुत एग्रेसिव है, इसका इंजन डायनामिक है, रॉ है, आपको वाइब्रेशंस थोड़े बहुत फील हो सकते हैं, इंजन से आवाज़ आएगी। जो इसका कैरेक्टर है, ये कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं कि वाइब्रेशन होती है, आवाज़ आती है, वो इसका कैरेक्टर है। रॉ बाइक है, डायनामिक बाइक है, भगाने वाली है, एजाइल है, स्पोर्टी है, तो ऑब्वियसली आपको ये फील होगा। तो आप इसे रॉयल इनफील्ड से भी अगर कंपेयर करके देखेंगे तो इसकी पावर और टॉर्क बहुत ज़्यादा है। इसका ऑलमोस्ट 30 mm का टॉर्क है एंड 28.64 bhp की पावर है, तो ऑलमोस्ट 29 की पावर है इसकी। इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा माइलेज भी थोड़ा कम देती है, ठीक है, तेल ज़्यादा पीती है। तो ये एक पहला रीज़न तो ये थे कि मैंने इसलिए ये चुनी, क्योंकि इसकी जो कैरेक्टर है वो मुझे अच्छा लगा। हर बाइक की अलग पर्सनैलिटी होती है और इट डिपेंड्स इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि किसको क्या चुनना होता है। तो मुझे ये थोड़ा ज़्यादा सही लगा अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से। थोड़ा एग्रेसिव, थोड़ा डायनामिक इंजन, थोड़ा अगर आप यंग हो, यूथ लेना चाहें इस बाइक को तो उनके लिए ज़्यादा बढ़िया है ये बाइक। अगर आप 22-23 साल के हो, आपको कॉलेज या उसके लिए चाहिए घूमने के लिए, तो बढ़िया है। बाकी रही बाइक की जो पर्पस है, ये रोडस्टर है तो हाईवे और टूरिंग के लिए ये बाइक नो डाउट धमाल है। स्टेबिलिटी में ये बहुत बढ़िया है। इसके ये जो वाइड हैंडल बार दे रखा है, ये स्टेबिलिटी और कंफर्ट दोनों प्रोवाइड करता है। ये आई थिंक टॉप मॉडल में आता है वैसे, बाकी ये एडवेंचर बाइक्स में ऐसा हैंडल बार मिलता है, तो इसमें इन्होंने दे रखा है टॉप मॉडल में। अदर देन डैट फीचर्स की थोड़ी बात कर लेते हैं इसकी। इसमें नॉर्मल LCD डिस्प्ले है, तो ये एक मैं कह सकता हूँ नेगेटिव पॉइंट है इसका डिस्प्ले में ब्राइटनेस थोड़ा आपको कम दिखेगा धूप में, तो ये एक नॉर्मल नेगेटिव पॉइंट कह सकता हूँ। अदर देन दैट ये स्टेबिलिटी बहुत बढ़िया प्रोवाइड करती है। इसके 2 टायर है, 2 टायर है इसके, दोनों MRF के हैं। पीछे वाला इसका है रेडियल MRF का जो 150/70 ZR17 टायर है, जिसका अगर आपको पता होगा, नॉलेज होगा, 69W की रेटिंग है। इट मीन्स कि ये 270 km/h और 325 किलो का वेट ये टायर झेल सकता है, जो कि आगे वाला भी 240 की स्पीड और 200 kg के प्लस तक का वेट झेल सकता है। तो दोनों के दोनों जो टायर दे रखे हैं बाय स्टॉक बहुत प्रीमियम लेवल के हैं। ओवरकिल है इनफैक्ट, क्योंकि बाइक आई डोंट थिंक 130-135 के ऊपर जाती है, जो मैंने ऑन पेपर देखा है कि लोगों ने भगाई है, तो 130-135 या मैक्स 40 तक भगाई है। तो ये टायर ऑलरेडी बहुत सेफ, कॉन्फिडेंस है। वेट ग्रिप इस बाइक की बहुत बढ़िया, हमने इसे बारिश में भी चला रखा है, बारिश में भी कोई इशू नहीं है इसका। और इसमें डुअल डिस्क है, डुअल चैनल ABS है सेफ्टी के लिए। अभी तक इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल जैसा कोई फीचर नहीं आया है, फ्यूचर अपडेट में आ सकता है शायद, बट इसमें अभी तो नहीं है। बाकी उसकी नीड भी नहीं लग रही, बाइक बहुत बढ़िया है। इसकी कॉर्नरिंग में भी बहुत आपको कॉन्फिडेंस देगी, ठीक है। एंड उसके अलावा इसमें डुअल एग्जॉस्ट है, आप देख सकते हो। और जावा यज़दी की हर बाइक में आपको डुअल एग्जॉस्ट मिल जाएगा, तो ये इनका एक सिग्नेचर आप कह सकते हो लुक है, हर बाइक में आपको मिल जाता है। 350 cc का इंजन है इसका, 334 एग्जैक्टली देखा जाए तो। लिक्विड कूलेंट इंजन है, इसमें लिक्विड कूलेंट डलता है। हीटिंग इशू थोड़ा इसमें स्टार्टिंग में फील हो रहा था, फर्स्ट सर्विस के बाद हीटिंग इशू बहुत कम हुआ है, ठीक है, लेकिन होगा।
हीटिंग नॉर्मल है इस बाइक में। रीज़न ये है कि लिक्विड कूलेंट है, रेडिएटर है, तो वो हीट थ्रो करता है, पैरों पे लगता है। दैट डजंट मीन कि हीट ज़्यादा हो रहा है, इंजन बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, ये इसका नॉर्मल है, कोई ऐसा इशू नहीं आएगा। रेडिएटर के कारण है, ये हीट आपको पैरों में फील होगा, बट वो नॉर्मल है, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। माइलेज का मैंने आपको बता दिया, माइलेज इसका थोड़ा कम है। रीज़न ये है कि ये स्पोर्टी बाइक है, परफॉर्मेंस बाइक है, आप उसमें माइलेज एक्सपेक्ट कम ही करो। जो मुझे माइलेज मिली है सिटी में 20, 22, 23, आई डोंट थिंक कि आप सिटी में इसको 24-25 से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ कि निकाल सकते हो उससे ज़्यादा। हाईवे में आपको 26-27 तक का भी माइलेज ये दे देगी। कंपनी जो क्लेम करती है वो 30 का क्लेम करती है, बट उससे नीचे मिलता है, ठीक है। तो माइलेज इसलिए थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। अगर आपका माइलेज का कोई इशू नहीं है और आपको नॉर्मल उसके लिए चाहिए टूरिंग वगैरह के लिए, मैं कहूँगा अब ये बाइक, ये कंपनी उस लेवल पे आ चुकी है, आप इसको सेफली चूज़ कर सकते हो, आप रिग्रेट नहीं करोगे। थोड़ा बहुत सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस या पार्ट्स का पंगा है, जो रियल कौन मुझे लगा बाइक में या कंपनी में, वो है इसकी पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, ठीक है। पार्ट्स इसके अभी भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं, आपको सर्विस सेंटर जाके या शोरूम में जाके ऑर्डर करना पड़ता है, 1-1, 1.5 महीना लग जाता है कुछ पार्ट को आने में। जैसे इसका मेरा ये LED इंडिकेटर था, ये इसका ख़राब हो गया था, तो इसको 1.5 महीना लगा, ऑर्डर दिया था, 1.5 महीने बाद ही आया, और ये एक्सपेंसिव पड़ा थोड़ा, ठीक है। तो यही है इसका नेगेटिव पॉइंट कि इसके पार्ट्स मुश्किल से मिलते हैं। अगर आप इसको थोड़ा वेट कर सकते हो या केयर करके रख सकते हो तो नो प्रॉब्लम, बाइक में कोई कमी नहीं है। बाइक ऑलरेडी बहुत अच्छे लेवल पे कंपनी ने रिफाइन कर दी है, पहले से बहुत इंप्रूव हुई है, क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, पहले से बहुत ज़्यादा है। ये 1-2 बार मेरे से गिरी भी है, इसका एक्सीडेंट भी हो चुका है, हमारी इसकी बुलेट के साथ एक बार एक्सीडेंट भी हो गया था, इसका लेग गार्ड डैमेज हो गया था और ब्रेक पैडल भी डैमेज हो गए थे, बट बाइक की क्वालिटी उसमें कोई दिक्कत नहीं आई, बाइक अभी भी बढ़िया चल रही है, ठीक है। तो बाइक की क्वालिटी बढ़िया है, परफॉर्मेंस बढ़िया है, लुक बढ़िया है, रोड प्रेजेंस बढ़िया है। इसके डुअल एग्जॉस्ट के साथ इतनी तगड़ी रोड प्रेजेंस ये देता है आपको पूरा। अगर ये बाइक आपको आप जब रोड पे चलाओगे आपको गोस्ट राइडर वाली फीलिंग ना आई तो नाम बदल देना मेरा, बहुत तगड़ी फीलिंग आती है इसको चलाने में। कस्टमाइजेशन भी इसमें आप बहुत सारी कर सकते हो, इसको सिंगल सीटर बना सकते हो, ये बैक रेस्ट हटा सकते हो, ये सब हट जाएगा, यहाँ पे इसको सिंगल सीटर बॉबर लुक भी बना सकते हो इस बाइक को, तो ये अच्छी चीज़ लगी मुझे। और भी बहुत सी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, मैंने अभी तक इसमें कोई DB कलर वगैरह हटाई नहीं है, तो वो मैं फ्यूचर में हटाऊँगा। अभी सब कुछ स्टॉक चल रहा है और बढ़िया चल रहा है, 1200 किलोमीटर चल चुकी है बाइक, कोई मुझे इतना इशू नहीं आया, ठीक है। और मैं इसमें एक सजेशन आपको यही दूंगा कि आप इस बाइक में, परफॉर्मेंस बाइक है तो आप प्लीज़ XP95 भी डलाने का कोशिश करना अगर आप अफोर्ड कर सकते हो। E20 नॉर्मल वाला मत डलाना, उसमें थोड़ा इशू आ सकता है स्टॉलिंग का या मिसफायर का स्टार्टिंग में, ठीक है। तो मैं इसमें सिर्फ XP95 भी चलाता हूँ, तो मज़ा आता है, स्मूथ रहती है बाइक। तो गाइज़ ये कुछ मैंने पॉइंट्स बताए जो मेरा एक्सपीरियंस रहा बाइक को चलाने में और क्यों चुनी मैंने। रॉयल एनफील्ड में मुझे लगता है उस लेवल की वो परफॉर्मेंस नहीं दी। अब बाकी ब्रांड अपनी जगह है, नाम अपनी जगह है, लेगेसी है उसकी, जिसको जो सूट करे लो, बट मुझे ये सूट किया, मुझे ये सही लगी बाइक, तो मैंने ये चूज़ किया। अगर आपको एक रॉयल एनफील्ड या ट्रायम्फ से हटके कोई एक ऑल्टरनेट चाहिए विद इन बजट के अंदर 2-2.5 लाख के अंदर, तो मैं कहूँगा जावा ESD की बाइक इज़ अ गुड स्पॉट। और ये बैलेंस है, मैं कहूँगा ये 2-2.5 लाख में जो बाइक दे रहा है ना, इसकी रोड प्रेजेंस देखो आप। तो गाइज़ यही थी वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये ओनरशिप रिव्यू था मेरा, इसमें मैंने आपको सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए एंड वाई आई चूज़ दिस। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। आगे भी वीडियोस आती रहेंगी, हमने और भी वीडियोस, काम चल चुका हमारा, स्टार्टिंग कर चुके हैं हम, थोड़ा हम बीच में डिले हो गए थे, तो प्लीज़ थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। आप प्यार दिखाइए अपना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, मिलते रहेंगे आगे भी। सी यू इन दी फ्यूचर वीडियोज़, बाय बाय।